हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे संसद तथा कानूनों का निर्माण। संसद और कानून का निर्माण क्लास 8 का चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। संसद और कानून यानी कि जो संसद है वो किस तरह कानून का जो निर्माण है, नीति निर्माण है, उसे करती है। हम भारतीयों को इस बात पे गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम जो फैसले होते हैं, जो निर्णय होते हैं प्रक्रिया में सहभागिता, लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। सहभागिता, लोकतांत्रिक सरकार के लिए जो नागरिक की जो सहमति है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसे देखना है और इस संबंधों को महत्व की हम कोशिश करेंगे। यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों के जो निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पे अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। यहाँ कहा जा रहा है जो संसद है वो किस प्रकार कानून निर्माण करती है, जो संसद है वो कितना भूमिका निभाती है, सरकार की सहभागिता के साथ साथ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत नागरिक को भी महत्व देती है। ये हमारा संसद भवन है। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा मुश्किल संघर्ष चलाया। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों को हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमियों के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारों के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे। यहाँ कहा जा रहा है कि लोगों का फैसला क्यों लेना चाहिए। 15 अगस्त 1947 की बात है कि आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त गुजारा था। संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमियों के लोगों ने इसमें भाग लिया था, जो स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते थे तो उन्हें भारी खतरा का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलनों ने इस स्थिति बदल डाला। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे, अपना मांग पेश करने लगे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय कांग्रेस, और विधायिका में निर्वाचन सदस्य होने चाहिए। उनकी मांग थी कि विधायिका में निर्वाचन उन्हें बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआत विधायिका राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इसमें भी यही वयस्कों को न ही वोट डालने का अधिकार दिया गया और न ही आम जनता के जो फैसले थे की प्रक्रिया में हिस्से ले सकते थे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ चुका होगा। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो 1 और 2 देख लीजिएगा।
औपनिवेशिक शासन के अनुभव और लोकतांत्रिक संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन प्रभावशाली करने वाले फैसलों से हिस्सा लेने की क्षमता रखते थे। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरत मांगों के प्रति संवेदनशील होना होगा। स्वतंत्रता के संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में एक ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्कों और नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इस चित्र में एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनाव में पहली बार ईवीएम को लाया गया देश में। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काट कर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता। बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अभी तक हमने देखा कि हमने अभी तक ये देखा कि कैसे जब देश आज़ाद हो गया उस समय की जो कंडीशंस थी कैसे थी, और 1885 में जब भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उन्होंने बस यही कहा कि निर्वाचित विधायक होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ भी नहीं था ऐसा, और बस उनकी यही मांग थी कि हमें बस प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए, क्वेश्चनिंग करने का अधिकार दिया जाए, पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाए, जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो जो नागरिक थे उनको ऊपर रखना, उनकी संवेदनाओं को ऊपर रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और ईवीएम कब लाई गई थी? ईवीएम लाई गई थी 2004 में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताएं, ठीक है। देखो, जहाँ वोट होते हैं ना, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो नागरिक, जो जनता होती है उसी के, मतलब वो जनता का चुना हुआ है, और जनता ही सर्वोपरि है हमारे भारत में। लोग और उनके प्रतिनिधि, सहमति का विचार लोकतांत्रिक का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का जो फैसला है लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है, उनके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे कुछ सोच यह होती है कि सरकार व्यक्ति नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है, और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देते हैं? जैसा कि आपने पढ़ा है कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। उन्हें निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाजे से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण करते हैं। थोड़ा मैं बताती हूँ। देखो, जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसमें 1885 में हम देखते हैं भारतीय कांग्रेस, ठीक है। तो ये जो भारतीय कांग्रेस होती है, बस ये मांग के निर्वाचन के आधार पर विधायक को चुना जाए, ठीक है, और पूरक प्रश्न बोलने का अधिकार ये दिया जाए, बट इनको कुछ भी प्रोवाइड ही नहीं होता है ऐसा। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आज़ाद होता है, तब नागरिकों को ही सर्वोच्चता दी जाती है, ठीक है। यानी कि जनता सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है, ठीक है।
और जो निर्वाचन है वो वयस्क मताधिकार के हुआ, वयस्क मताधिकार के तौर पे। ठीक है, वयस्क मत आज कितने 18 साल है ना। 18 साल का जो भी व्यक्ति होता है वो वोट दे सकता है। जो वयस्क होता है वो वोट दे सकता है। तो ये सब हमने चीज़ें देखी। अब जहाँ तक कि संसद की बात आती है, मैंने ये पहले भी पढ़ाया है, लेकिन ये NCERT से नहीं पढ़ा है। संसद क्या होती है? जिसमें राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, और इसी लोकसभा में जो है जनता द्वारा प्रतिनिधित्व, जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, सीधे लोग इसमें लोकसभा सीधे, लेकिन राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है, ये सब कुछ देख लिया। और वो नीति निर्माण भी करती है, यानी सब कुछ जो हो रहा है जनता के मन मुताबिक ही हम सैद्धांतिक तौर पर देख सकते हैं। व्यावहारिकता में चीज़ें कुछ और हो सकती हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे हम देखें तो जनता ही सर्वोपरि है। ये देखिए, इस फोटो में चुनाव कार्यक्रम में एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदाता केंद्र, एक मतदाता सामग्री इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने में के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व का यह विचार हमने क्लास 6 और 8 में सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान में पढ़ लिया है। आप इस बात से पहले से ही परिचित है कि सरकार विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। इसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पेज है, इसको देखो। विधायक MLA कौन होता है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधित्व क्षेत्र शब्दों का प्रयोग करें। देखो, MLA यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है, जिसे हम बोलते हैं विधायक। विधायक का चुनाव कैसे होता है, उसका एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। मान लो एक विधायक इस क्षेत्र से लड़ रहा है, ठीक है, और दूसरा विधायक इस क्षेत्र से लड़ रहा है, तो ये इसका निर्वाचन क्षेत्र हो गया। यानी कि जो A और B है, इसका निर्वाचन क्षेत्र में यहाँ ये विधायक कहलाएगा। ठीक है, ये वाला क्षेत्र में जो है एक विधायक, और दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में ये विधायक। ठीक है, और यहाँ के जो यहाँ पे मैं कहूँगी कि यहाँ की वोटर लिस्ट में इस विधान सभा क्षेत्र में ये जो लोग हैं, ये जो मैं डॉट्स कर रही हूँ, ये जो लोग हैं यही वोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये वोट कर देंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। जो जिस विधानसभा क्षेत्र का वोटिंग लिस्ट में नाम है, उसी का यहाँ पे जो है यहीं पे वो वोट कर सकेंगे। ठीक है, तो इनका जो MLA होगा और इनका जो MLA होगा वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के कहलाएंगे। ठीक है, और ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं ना, जिसके अंदर इसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वही जीत जाता है। अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है, कोई बड़ा है वो तो समझ ही जाएगा, लेकिन कोई मतलब स्टार्टिंग में देख रहा है, तो मान लो मैं समझा, किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में 1000 लोग रहते हैं। 1000 में से A को मिले 200 वोट, B को मिले 600 वोट, C और D, ठीक है, 600, इसको मिले 100 वोट, इसको भी मिले 100 वोट। ठीक है, ये तो टाई हो गया। खैर, अब इनका तो है ही नहीं, इसका भी नहीं है, तो जीता कौन? B वाला जीत गया। बस इसमें सीधे सीधे होते हैं, पर राज्यसभा में इसका उल्टा होता है। MLA की बात कर रही हूँ मैं अभी। ठीक है, राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है? राज्य विधानसभा और लोकसभा। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्या बोल रहा है वो? राज्य विधानसभा और लोकसभा के बीच क्या अंतर है? राज्य विधानसभा केवल राज्य में होती है, और लोकसभा जो है संपूर्ण केंद्र का होता है। ठीक है, राज्यसभा एक राज्य में अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि अगर 28 राज्य हैं हमारे यहाँ पे, तो 28 राज्य विधानसभा होता है, लेकिन लोकसभा हमेशा एक ही रहती है।
फिर आता है नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य सरकार के हैं और कौन सा केंद्र सरकार के। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध, यह है केंद्र सरकार का। मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत सभी स्कूलों में कक्षा 8 के बोर्ड की परीक्षा करवाना, राज्य सरकार का। अजमेर एंड मैसूरी की एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी, ये केंद्र सरकार का है। देखो जो रेलगाड़ी है ना, अब उसे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन के तहत जो है राज्य जो केंद्र है वही, मतलब पहले तो राज्य के अंतर्गत था रेलगाड़ी, लेकिन अब नहीं है, अब प्राइवेट कर दिया गया है। 1000 रुपये का नया नोट जारी का केंद्र सरकार है। नोटबंदी तो देखी होगी ना, नोटबंदी, जब नोटबंदी हुई थी केंद्र सरकार ने फैसला लिया था। ये कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पे ये है नया संसद भवन, कितना सुंदर लग रहा है ये नया संसद भवन। ये इस तरीके से है और इसके पीछे ये देखो पुराना संसद भवन। ये देखो ये मोर की पंखुड़ी जैसा यहाँ बना रखा है। ये देखो भारतीय संसद देश के सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था है। इसके 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है इसमें 250 सदस्य, इसमें 550 सदस्य होते हैं। ठीक है, वर्तमान में 445 है। ओके, दो सौ 43 सदस्य लोकसभा में। 243 सदस्य हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ बुक में लिखा गया उसके अकॉर्डिंग 543 सदस्य होते हैं लोकसभा में कुल। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का वो सभापति के रूप में कार्य करता है। संसद की भूमिका, आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत निर्णय निर्माण में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन है। हमारी व्यवस्था, संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए 5 साल में चुनाव करते, जैसा कि पृष्ठ संख्या 45 में गए नक्शे में दिखाया गया। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति में, पृष्ठ नंबर 45 देखते हैं एक बार, 35, ये है 39, 45 हमको देखना है, 43, 44 एंड अच्छा ये देखो ये रहा मैप। इसमें निर्वाचन क्षेत्र में बांटे हैं ना छोटे छोटे हिस्से जो दिख रहे हैं, ये वाले देखो। सामान्य है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST जनरल वाली कैटेगरी इसमें वाला है, बांटा गया है। जो लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ तक हो गया था हमारा। ठीक है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। नीचे दिए गई तालिका देखो, भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन सांसदों की संख्या है 303। INC इंडियन नेशनल 52 सीटें। द्रविड़ मुनेत्र कलगम यानी कड़गम DMK 24 सीटें। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 22, युवा श्रम किसान कांग्रेस पार्टी 22, शिवसेना 18, जनता दल 16, बीजू जनता दल 12, बहुजन समाज पार्टी 10, तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS 9, बाकी सब में ऐसे ही मतलब ये वाले एक एक, झारखंड मुक्त मोर्चा, जनता दल सेक्युलर। तो ये तालिका है 17वीं, जो हमारी 17वीं लोकसभा थी 2019 में, उसके परिणाम है 2025 में अपडेट हो गए।
2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम देखो। उम्मीदवार संसद सदस्य सांसद MP कहलाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है, जो संसद का सदस्य होता है। सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनावों को जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय संसद में राष्ट्रपति दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। ठीक है। लोकसभा यानी अंग की बात करें तो 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अंग की बात करें 3 होते हैं, लेकिन सदन की बात करें 2 होते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल में कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सदस्यों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होना चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाला राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर किसी के पास 513 निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने वाली लोकसभा में किसी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। और संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाला राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाता है। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिका का चुनाव लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो सांसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों में जिम्मा संभालते हैं। हाल ही के सालों में काफ़ी बार किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है सरकार बनाने के लिए एकदम जरूर। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। केंद्रीय सचिवालय ये 2 मुख्य इमारतें हैं, साउथ ब्लॉक और दूसरा का नाम नॉर्थ ब्लॉक। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया है। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है, जहां वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। राज्यसभा की कोई कानून बनाने वाले प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्यसभा भी ये मैं रीड इसलिए कर रही हूँ कि ये मैंने पढ़ा दिया है। संसद वाला एक वीडियो होगी, उसमें जाके देखना एक बार। ठीक है, ये बस हम रिवीजन कर रहे हैं। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है। राज्यसभा सभी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी है। चूंकि हो इस प्रकार राज्यसभा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसद का यह सदन लोकसभा पारित किए गए कानून की समीक्षा करते है, अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करती है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचन सदस्य होते हैं, जो 12 सदस्य राष्ट्रपति ओर से मनोनीत होते हैं। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करती है। जब संसद का सत्र चल रहा हो, 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीत सत्र और प्रश्नकाल का एक महत्वपूर्ण सत्र है, जिसमें उसमें पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं।
इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछने से किसी भी सांसद को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल का एक अहम भूमिका होती है। वे सरकार की नीतियों कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं, अपनी नीतियों के बारे में जन समर्थन जुटाते हैं। संसद से पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण लोकसभा आंतरिक प्रश्न 48 दिसंबर 2017 में उत्तर के लिए बच्चों के लिए योजनाओं का समीकरण। डॉक्टर मनोज राजौरिया, क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का देश में बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं नीतियों का समीकरण करने पर विचार किया गया है? यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो क्या कारण है? डॉक्टर वीरेंद्र को महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। कौशल गौतम मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल विकास योजना 2016 का विकास किया, जो ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालयों के विभागों में विद्यमान योजनाओं को कार्यबलों पर आधारित है। इसमें मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकार, संघ सरकार, क्षेत्र प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के लिए रूपरेखा का प्रावधान है तथा बच्चों को बहुआयामी कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी हितधारकों की सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहन करती है। राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 में बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता 4 प्रमुख क्षेत्रों उत्तरजीविका, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण, भागीदारियों में वर्गीकृत यह विभिन्न रणनीतियों कार्यान्वयन के लिए प्रमुख कार्यक्रमों योजनाओं को हितधारकों में भी चिन्हित करती है। सांसदों के प्रश्न से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इस चलते समय सरकार सुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त के संबंध में सभी मामलों को संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार के लिए नियंत्रण करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, उसका सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रण, निर्देशन और सूचित करने से सांसदों की एक अहम भूमिका है। यह भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम है। नए कानूनों को किस तरह बनते हैं? कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह उस प्रक्रिया की तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह को किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं को प्रति संवेदनशील हो। आइए कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आए। घरेलू हिंसा की रोकथाम में कानून बनाने की प्रतिक्रिया क्या थी? Achieve gender equality and empower all women and girls. गोल SDG 17 गोल्स हैं हमारे, जिसमें से गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। जब परिवार की कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पे पति, घर पे किसी औरत को, आमतौर पे पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है तो मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो सामान्यतः उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट, भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा, घरेलू शब्द की समझ और अधिक व्यापक बना दिया गया है। अब ऐसी महिलाओं को घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? यह महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना कुसुम, इस कानून को बनने के लिए कितना वक्त लग गया, बल्कि पहले ही हमें नए कानून की ज़रूरत की साबित करनी पड़ी। कुसुम और साइजा एक महिला संगठन की सदस्य हैं। उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है। दफ्तर में एक आम दिन, अप्रैल 19 का। मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी भी यह बात नहीं बताई। मुझे शर्म आती है पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बेटा बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं। मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे चाहें तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। मैं बस चाहती हूँ कि मुझे घर से ना निकाला जाए।
बदकिस्मत से मौजूदा कानून, फौजदारी कानून, उसमें से दोनों रास्ते मुमकिन नहीं हैं। हमने कई महिलाओं की आपबीती सुनी है। हमने देखा कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं। वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया कानून होना चाहिए। जन सुनवाई। घरेलू 1999 में वकीलों, कानूनों, विद्यार्थियों, समाज के वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स क्रिएटिव कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक भावनात्मक दुर्व्यवहार भी शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाले किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान के लिए बेदखल से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? महिलाएं आंदोलन हिंसा एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी ही संसद में पेश करना चाहिए। इस विधेयक का कोई भी वो बात जो हमसे सुझाई नहीं थी बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाताओं सम्मेलन बुलाते हैं। साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। संसदीय स्थानीय समिति की माननीय सदस्यगण वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हमें घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा की सहमति नहीं है। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को सौंपी। इन सिफारिशों को लोकसभा में पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों संसदों में मंजूरी मिली जाने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के पास स्वीकृति मिली और 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हो गया। एक नया कानून क्या है? यह पहला कानून जिसमें महिलाओं को हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है। घरेलू हिंसा व्यापक परिभाषा पेश की गई। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घर से हिंसा से निजात मिलेगी। यह कानून बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझा मकान में रहने वाली महिलाओं के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती है। महिलाओं का इलाज, अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। अब एक लंबा सफर शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून की जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें समूचे रूप से लागू किया। हमें सब तरफ नजर रखनी होगी। हमें महिलाओं को, पुलिस, न्यायपालिका सभी इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। बराबरी में रिश्ते हिंसा से मुक्त, इक्वल रिलेशनशिप एंड वायलेंस फ्री। बगल में दिए गए पोस्टर में बराबरी के रिश्ते हिंसा में मुक्त व्यापक खंड में आप क्या समझते हैं? इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता को चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविजन रिपोर्ट, अखबार, संवाददाताओं, रेडियो प्रसारण में युक्त सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के लिए जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अलोकप्रिय विवादास्पद कानून। आइए अब एक स्थिति के बारे में विचार करते हैं। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद ही अलोकप्रिय साबित होती है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून सही हो सकता है, फिर भी वह लोग रास नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पीछे नीयत यही रही सही नहीं है। जनसभा कर सकती है, इसकी लोक आलोचना कर सकते हैं, इनके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबार में लिख सकते हैं, टीवी चैनल पर रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में अब आम नागरिक संसद द्वारा बनाए गए दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी अहम सहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग अपने यहाँ मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया तो संसद के ऊपर भी उस कानून का दबाव और बढ़ता है। उदाहरण के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जगह इस्तेमाल से संबंधित
विभिन्न नगर पालिका कानून को पटरी पर कानून लगाने और फेरी लगाने की गैर कानूनी घोषणा किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक संस्थाओं को साफ सुथरा खुला रखने के लिए कुछ कानून ज़रूरी हैं। तभी लोग आसानी से फुटपाथ पे चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले, फेरी वाले, किसी भी बड़े शहर से रहने वाले लोगों की ज़रूरत इन चीज़ों पर सीमा पे बहुत सस्ती कीमत पर कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी भी समूह की हिमायत करता है तो दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विचार या विवाद खड़ा होगा, टकराव की स्थिति पैदा होगी। जो सोचते हैं कि संबंधित कानून सही है नहीं, वे इस मुद्दे पर फैसला के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसमें संशोधन कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है। जैसा कि अपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि साथ ही इस वर्ष में अपनी इतिहास की पुस्तकों में कानून के शासन पे पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों द्वारा लागू किए जा रहे मनमानी और दमनकारी कानूनों का विरोध। इतिहास में ऐसा बहुत सारे लोगों के समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष करी। रोजा पार्क्स नाम और अमेरिकी महिला 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। रोजा पार्क्स ने उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक संस्थाओं को श्वेत नागरिक और अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता है। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग अलग होती है। रोजाना पार्क्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ, जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये रहा चित्र। एक सप्ताह तक अखबार पढ़ी या टेलीविजन पर खबरें देखी, पता लगेगा कि क्या कोई ऐसा लोकप्रिय कानून है जिसका भारत कहीं लोग विरोध कर रहे हैं। हमें इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती है। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पे नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की निष्ठा, हिस्सेदारी होगी। जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपने काम से सही ढंग से में मदद मिलेगी। स्वीकृति, किसी चीज़ पे अपनी सहमति देना, उनके पक्ष में काम आना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के साथ उपलब्ध औपचारिक सहमति, निर्वाचन प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद के लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। गठबंधन, इस मतलब को समय दलों तत्कालीन जोड़ से होता है। अनसुलझे, इसका आशय ऐसी परिस्थितियों समस्याओं से है जिसका समाधान उपलब्ध नहीं हुआ है। आलोचना, किसी व्यक्ति या चीज़ में कमियां निकालना, उसे अस्वीकार कर देना। विकास क्रम, सरल से जटिल के रूप में विकास की प्रक्रिया विकास क्रम कहलाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों, पशुओं, किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए जाता है। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब है इस बात से कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह आखिर भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। राजद्रोह, जब सरकार ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या राजद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। जब सरकार को ऐसा फील होता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है तो विद्रोह किया जाता है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती। 1870 में राजद्रोह एक्ट अंतर्गत अंग्रेजी सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती है। लिहाजा वह कानून के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल डाल सकती है। राष्ट्रवादी नेता इस कानून का मनमाने मानती है क्योंकि बहुत सारे लोग गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती, उन्हें बिना मुकदमे के ही डाल दिया। दमनकारी, स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास का अभिव्यक्त रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्गम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने से, मौलिक अधिकारों को इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। देखो, यह है निर्वाचन क्षेत्र।
स्रोत। अब हम एक वाइट पेज लेंगे और सपोज रिजल्ट। इसमें जो संसद होती है उसके बारे में बताया है। जो संसद है, एक प्रश्नकाल के बारे में देखा होगा, जिसमें सरकार, जो विपक्षी दल वो प्रश्न पूछने का काम करती है एवं पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार होता है। पूरक प्रश्न भी पूछ सकती है। ठीक है। जो राज्यसभा है वो एक विशेषज्ञों की सभा होती है, विशेषज्ञों की सभा, जिसमें अगर लोकसभा द्वारा कोई कानून लाया गया है, किसके द्वारा, लोकसभा द्वारा अगर कोई कानून लाया है, अगर उसमें कुछ कमियां हैं या कुछ विचार विमर्श करना है तो राज्यसभा उसको सुधारीकरण करके लोकसभा भेज देती है। लेकिन लोकसभा के ऊपर है कि वो राज्यसभा की बात मानता है कि नहीं मानता है, ये उनकी अपनी स्वेच्छा है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो राष्ट्रपति है वो संसद का एक अहम अंग है। ठीक है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये सब कुछ पढ़ा। ठीक है। एक हिंसा से रिलेटेड कानून पढ़ा 2006। ठीक है। अगर कोई प्रस्ताव या कोई कानून पारित होता है तो वो अगर जनता को वो अलोकप्रिय लगती है तो वह अपने प्रोटेस्ट कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, जनता अपनी विचार व्यक्त कर सकती है। तो भारत देश में नागरिक सर्वोच्च है, मैंने कहा। ठीक है। फिर ये कहानी दे रखी है। ठीक है। 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को दी। 2006 में घरेलू हिंसा यानी कि महिला सुरक्षा कानून लागू हो गया। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून यानी कि वुमेन की सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कुछ था इसके अंदर। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बस इसमें मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं, मैंने बस रीडिंग करी है, क्योंकि जो संसद वाला मैंने एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद ही रीडिंग वाला जो प्रोसेस है ना इस वीडियो की, वो भी पूरी देख लीजिएगा, तो एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा।